नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। सुबह से आप लोग टेलीविजन से चिपके होंगे। आपको पल पल की जानकारी मिल रही होगी, लेकिन मोटे तौर पर आज आप मानिए कि एग्जैक्ट 80 साल के बाद इस देश में एक बहुत बड़ी घटना हुई है। आप माने ना माने, लेकिन ये सच के काफी करीब है। मैं 80 साल क्यों कह रहा हूं? 16 अगस्त 1946, याद होगा। थोड़ा सा मैं नेपथ्य में ले जाना चाहता हूं आपको, ताकि स्मृति आपकी थोड़ी और मजबूत हो जाए। तो आज की घटना का, आज जो कुछ भी घटित हुआ है, उसका पूरा परिदृश्य समझ में आएगा। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे था। जुलाई में एक प्रस्ताव आया था, उस प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने खारिज कर दिया और उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने पूरे देश में मुसलमानों से अपील कर दी कि पाकिस्तान बनाने के लिए आपको जो कुछ भी करना है करिए। बाजार ठप करना है ठप कर दीजिए, बलबा मचाना है मचा दीजिए, खून की होली खेलनी है खेलनी शुरू कर दीजिए। और फिर बंगाल के उस वक्त थे प्रधानमंत्री कहलाते थे सुहरावर्दी, उसके शासनकाल में जो कुछ भी कोलकाता में हुआ वो इतिहास बन गया। आज तक के इतिहास में ऐसी बीभत्स घटना कभी नहीं हुई जो जिन्ना के आह्वान के बाद हुआ। आज 4 मई 2026, एग्जैक्टली 80 साल के बाद बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल को आजादी आज मिली है। हालांकि ये अतिशयोक्ति होगी ये कहना, लेकिन अगर आप इसके स्पिरिट के, इसके फिलॉसफी में जाएंगे तो बहुत हद तक आप इस बात से सहमत हो जाएंगे कि वास्तव में पश्चिम बंगाल में क्या आजादी आज मिली है, या ये मैसेजिंग है, ये संदेश है। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में बहुत सारी चीजों को करते जा रही है, या सिर्फ एक नैरेटिव मात्र है? ये कहना अनुचित होगा। अब आते हैं 2011। 2011 में 34 वर्षों के शासन को सुश्री ममता बनर्जी ने पलट दिया। 34 वर्ष तक सत्ता में वाम दल कायम थी पश्चिम बंगाल में। और दो तीन और घटना का जिक्र आज बहुत जरूरी है। 2011 में बुद्धदेव भट्टाचार्य दूसरे मुख्यमंत्री थे 2011 में, जो अपना भी सीट गवा दिए, मतलब हार गए, अपनी सीट भी वो हार गए बुद्धदेव भट्टाचार्य। इसके पहले 1967 में पीसी रे, प्रफुल्ल चंद्र राय, वो बांग्ला कांग्रेस के नेता अजय कुमार चक्रवर्ती से चुनाव हार गए और फिर बांग्ला कांग्रेस अलायंस की सरकार बनी और पीसी रे, प्रफुल्ल चंद्र रे, कांग्रेस के नेता जो मुख्यमंत्री थे तब के पश्चिम बंगाल में, वो खुद चुनाव हार गए। मतलब बुद्धदेव भट्टाचार्य दूसरे मुख्यमंत्री थे जो खुद अपना चुनाव हार गए। और उसके बाद तीसरे मुख्यमंत्री बने 2021 में, बनी बल्कि कह सकते हैं। 2011 का भी मैं विस्तार से जिक्र करूंगा, लेकिन 2021 में फिर वो तीसरी मुख्यमंत्री बनी, स्वयं ममता बनर्जी, जो शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हार गई। हालांकि फिर सरकार उनकी बन गई, लेकिन वो खुद चुनाव हार गई। बंगाल का इतिहास इतना शानदार है कि मुख्यमंत्री जब सत्ता परिवर्तन होता है तो मुख्यमंत्री स्वयं चुनाव हारते हैं। मतलब ये हुआ कि जो सबसे पॉपुलर नेता माना जाता है, जो मुख्यमंत्री होता है, उसकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ अन्य नेताओं से किसी भी सूरत में अधिक होती है। तो वो नेता अगर चुनाव हार रहे हैं, इसका मतलब पार्टी की स्थिति खस्ता हाल है। इसका सीधा पॉलिटिकल रिजल्ट यही होता है, यही माना जाता है। तो प्रफुल्ल चंद्र रे हारे, बुद्धदेव भट्टाचार्य हारे। ममता बनर्जी एक ऐसी नेता थी जो स्वयं का चुनाव हारने के बाद भी वापस सत्ता में रही, क्योंकि वो खुद का तो चुनाव हार गई, लेकिन उनकी पार्टी सत्ता में वापस आ गई। अब
अभी एक तीसरी लड़ाई चल रही है। शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी, अभी काउंटिंग रुका हुआ। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब तक ये बातें अभी आ जाएंगी, फ्लैश होना बाकी होगा। हो सकता है कि जीत किसी की हो जाए, लेकिन अभी कुछ देर पहले तक भवानीपुर में जहां पे की मतगणना हो रही थी, बलबा हुआ और 12 राउंड के बाद रोक दिया गया चुनाव। रिजल्ट आ जाएगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बार हारती हैं या जीतती हैं, लेकिन उनकी पार्टी सत्ता से बाहर चली जाती है। जाने की पूरी संभावना हो गई है। रिजल्ट लगभग आउट है। 198 99 हो सकता है कि 200 का आंकड़ा भी भारतीय जनता पार्टी छू ले या पार कर जाए, और फिर तृणमूल कांग्रेस 3 डिजिट में इस बार शायद नहीं पहुंच पाए। जो 2021 में कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी 3 डिजिट में नहीं पहुंच पाएगी, वो इस बार ममता बनर्जी के लिए हो रहा है। फलितार्थ क्या है? अब 2011 का जरा जिक्र करना बहुत जरूरी है। 2011 में एम वाई कुरैशी चुनाव आयोग थे, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। उनकी अध्यक्षता में, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हुए, बंगाल में चुनाव कराए गए। कितने चरणों में? 6 चरणों में। और उस वक्त भी इलेक्टोरल रोल की प्रक्रिया का शुद्धिकरण का अभियान थोड़ा बहुत चला था। 6 चरणों में बंगाल में चुनाव हुए। क्यों हुए? क्योंकि 34 वर्षों का जो कुशासन था उससे सब लोग पीड़ित थे, और उस वक्त के चुनाव आयोग को यह लग गया था कि बंगाल में बगैर कड़ाई किए हुए फ्री एंड फेयर इलेक्शन असंभव है। और इसीलिए बंगाल में 6 चरणों में 2011 में चुनाव कराने पड़े। एम वाई कुरैशी थे उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो अभी कुछ नई गीता की किताब उन्होंने खोल ली है। कुरान की किताब खोली है कि गीता की किताब खोली है पता नहीं, लेकिन अभी उनकी किताब कुछ और कह रही है। लेकिन जब वो खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे तो इसी पश्चिम बंगाल में 6 चरणों में चुनाव कराए थे। कोई उनसे पूछे जाकर के कि 6 चरणों में ये चुनाव क्यों कराए गए थे? इसलिए कराए गए थे कि तब 34 वर्षों के शासन में लेफ्ट के जो गुंडे थे वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने ही नहीं दे रहे थे। यही कारण था कि एम वाई कुरैशी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहते हुए पश्चिम बंगाल में 6 चरणों में मतदान हुए। 84% का वोटिंग परसेंटेज था। इस बार 2 ही चरणों में मतदान हुए। परसेंटेज ऑफ वोट कितना है? 92% से ऊपर, कहीं कहीं 93%। मैसिव जंप है। लेकिन 2000 और 2011 के बाद से भी 2016 में भी परसेंटेज ऑफ वोट ठीक था, 2011 में भी परसेंटेज ऑफ वोट ठीक था। पश्चिम बंगाल में जमकर वोटिंग होती है, और उसका एक बड़ा कारण है, वहां एक बहुत बड़ा साइजेबल चंक मुस्लिम आबादी का है, और मुस्लिम आबादी खूब बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती है। इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू आबादी बढ़ चढ़ के नहीं लेती है, हिंदू आबादी भी निकलती है वोटिंग के लिए। अब ये जो 34 साल का सिंडिकेट था वो एंटायरली शिफ्ट कर गया ममता बनर्जी में, और 184 सीटें, 228 सीट अलायंस में था। ये यूपीए का अलायंस था पहली बार, और उस वक्त कांग्रेस के यूपीए अलायंस की पार्टनर थी ममता बनर्जी की टीएमसी। चुपके चुपके वोट फूले पर, और वो नारा चलता था, चुपके चुपके फूले पर वोट। और वो फूल जो 3 पेटल्स हैं, तृणमूल कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है, उसके बारे में वहां पर जब प्रचार चलता था, चुपके चुपके 3 फूल पर वोटिंग। और वो अलायंस पार्टनर जो ममता बनर्जी की टीएमसी थी, वो 228 सीट लेकर के आ गई। जो पहला परिवर्तन हुआ, अब 34 साल का शासन गया, अब 15 साल का जो शासन गया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी अकेले, बिना किसी के अलायंस से, भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर 200 के आंकड़े तक पहुंच रही है। संदेश क्या है? संदेश ये है कि जैसे 34 वर्षों के शासन से पश्चिम बंगाल की जनता ऊब गई थी और भर भर करके टीएमसी और यूपीए के अलायंस को झोलियों में वोट भर दिया, ठीक उसी प्रकार से ममता बनर्जी से
बंगाल की जनता ऊब चुकी थी, ये इसका परिचायक है। इसलिए रुदाली करने वाले जो अभी आएंगे करने के लिए, रोने के लिए आएंगे, एसआईआर, मतदाता शुद्धिकरण अभियान जो था वो बीजेपी को फायदा पहुंचा दिया। 3 लाख पारा मिलिट्री फोर्सेस के जवान या सीआरपीएफ के जवान जो वहां मौजूद थे, उसने बीजेपी को जिता दिया। 81 से 84 आईएएस आईपीएस अधिकारी पर्यवेक्षक के रूप में, चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद थे, उसने बीजेपी को चुनाव जितवा दिया। बीजेपी के गुंडों ने बदमाशी किया, इसलिए बीजेपी चुनाव जीत गई। इन सारी रुदाली का कोई महत्व नहीं है। सच तो यह है मित्रों कि नरेंद्र मोदी ने बंगाल में जिन्ना का भूत उतार दिया, और इसलिए मैंने आपको जिक्र किया 1946 16 अगस्त का, जब 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन का आह्वान किया था श्रीमान जिन्ना ने, और उसके बाद पाकिस्तान बना करके गए, और उसके बाद जो गति हुई वो आप सबने देखा, जिन्ना की गति क्या हुई। जिन्ना आखिरी दिनों में जार जार रोते थे। स्थिति तो ये थी कि जब जिन्ना की मृत्यु हुई, उनकी बहन ने लिखा, जब जिन्ना की मृत्यु हुई तो जब जिस एम्बुलेंस पे जिन्ना तब तक जिंदा थे, जब वो ले जाए जा रहे थे हॉस्पिटल की तरफ, तो उस एम्बुलेंस में एसी तक नहीं था, और गर्मी में उस एम्बुलेंस में जिन्ना के बदन पर सैकड़ों मक्खियां थी। ये हालात थे जिन्ना के। लेकिन जिन्ना का भूत पश्चिम बंगाल में कण कण में मौजूद था। क्या भूत था? हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान, ये नारा चलता था, ये उस वक्त भी चलता था। दिल्ली की सड़कों पर भी तांडव होता था। हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान, मतलब पूरा हिंदुस्तान लेंगे। गजबाए हिंद का सपना संजोए हुए था। इस देश में बाबरी मस्जिद ढहाने के बाद बाबरी मस्जिद बनाने के लिए भारत सरकार की तरफ से जमीन अलॉट की गई है, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। वहां भव्य बाबरी मस्जिद का निर्माण हो रहा है, उसमें सरकार भी सहयोग कर रही है। लेकिन किसी एक प्रदेश में प्राइवेट तरीके से, निजी तरीके से बाबरी मस्जिद चलाने का अभियान अगर चला तो वो कहां चला? पश्चिम बंगाल में चला। और पश्चिम बंगाल में चला नहीं, करोड़ों रुपए बारे न्यारे हुए। करोड़ों रुपए का अनुदान आया हुमायूं कबीर को, जो टीएमसी की नेता थे, उनको करोड़ों रुपए का अनुदान आया। आप इसी से समझ लीजिए, योगी आदित्यनाथ बंगाल की धरती पे कह रहे थे कि काली की धरती को हम काबा नहीं बनने देंगे। वहीं सयानी घोष कह रही थी कि दिल में है नयने मदीना, दिल में काबा नयने मदीना। ये उस आबादी के बीच में सयानी घोष बजाबता उनको आंदोलित कर रही थी, दिल में है काबा नयने मदीना। अब ये दिल में है काबा नयने मदीना आज का नहीं है, ये 1946 16 अगस्त के बाद का भूत बरकरार था कि हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। और उस पर काम चल रहा था बजाबता। आईएसआई का पूरा षड्यंत्र बांग्लादेश के जरिए बंगाल को पूरी तरह से कन्वर्ट करने का था। केरला में कन्वर्जन का यह स्थिति है कि 49 से 51% आबादी नॉन हिंदू की है। 51% से अधिक आबादी नॉन हिंदू की है। क्रिश्चियन और मुस्लिम आबादी हिंदू माइनॉरिटी में जा चुका है केरला में। वही कुछ साजिश चल रही थी पश्चिम बंगाल में करने की। तो जिन्ना का भूत वहां चल रहा था, एक नया पाकिस्तान बनाने की योजना चल रही थी। और इसी को याद होगा, शर्जिल इमाम ने दिल्ली में भाषण देते हुए कहा था, चिकन नेक बनाओ, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उस चिकन नेक को काट दो। जैसे ही काटोगे पूर्वी भारत से कट जाएगा, और फिर हम देखेंगे हमें क्या करना है। शर्जिल इमाम जी, जो हमारे लेफ्ट इकोसिस्टम के पोस्टर बॉय हैं,
वो भाषण दे रहे हैं, बल्कि उनके पीएचडी का सब्जेक्ट है, उनके पीएचडी का यही सब्जेक्ट है। शर्जिल इमाम जी कह रहे हैं हमें तो आजादी टुकड़ों में चाहिए ही नहीं थी, हमारा इरादा तो ब्रिटिश संसद पर कब्जा का था। आजादी मिली, लेकिन डिवाइडेड आजादी मिली। पाकिस्तान विभाजित हो गया, ये नहीं चाहिए था। उसमें यह नहीं था कि भारत का एकीकरण टूटना नहीं चाहिए था, ये इंटेंशन नहीं है, ध्यान किया। नियत है पॉलिटिकल साम्राज्य को विस्तार करने की, कट्टर इस्लाम के पॉलिटिकल साम्राज्य को विस्तार करने की नियत है उस यंगस्टर की, जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ के आया है, लेकिन वो गलती से एक ऐसे संस्थान में पहुंच जाता है जहां पूरा इकोसिस्टम उसको लिवरेज करता है। ऐसी ही सोच रखो, ऐसी ही बात करो। वो कह रहे हैं कि ब्रिटिश संसद पर हमारा हुकूक होता, और बहादुर शाह जफर जो आखिरी थे वो शर्जिल इमाम बनना चाहते थे। भारत का वो गजवाए हिंद में तब्दीली करना चाहते थे, और वो ये कह रहे थे कि अगर भारत का विभाजन नहीं होता तो भारत में हमारी आबादी 60 करोड़ के आसपास होती, तो संसद पर हमारा कब्जा होता और फिर हम ब्रिटेन पर कब्जा करते। उनकी नीयत सिर्फ भारत पर कब्जा करने की नहीं थी, ब्रिटेन पर कब्जा करने की नीयत थी। इसको कहते हैं पॉलिटिकल इस्लाम। जो गंगा जमनी तहजीब की बात करने वाले लोग हैं, उनको थोड़ा समझना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि हमारे जो मुस्लिम ब्रदर हैं, हमारे जो मुस्लिम भाई बहन हैं, इसे इस रूप में न लें। आपको मैं कभी भी मुसलमान मानता ही नहीं। आप में से अधिकतर 98% के करीबन आप हमारे अपने खून हैं, सनातनी खून हैं। आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी मिलेगी, और ये अब दम ठोक करके, आई टू आई कांटेक्ट करके आपसे बात करनी ही पड़ेगी। इस झूठ को अंडर द कारपेट डालना एक प्रकार से आत्मदाह करना होगा। किसका आत्मदाह? ये भारतीय चिंतन का आत्मदाह होगा, भारत का आत्मदाह होगा। इसलिए सवाल ये नहीं है कि मोदी जीतते हैं कि नहीं, मोदी एक नैरेटिव जरूर तैयार कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और मोदी उसके पोस्टर बॉय बन रहे हैं। न चाहते हुए भी आपको मोदी के साथ खड़ा होना पड़ रहा है। बंगाल की आबादी मोदी के साथ खड़ी हुई, जैसे कि ममता के साथ 2011 में 34 वर्षों के कुशासन के बाद बंगाल की जनता ममता के साथ खड़ी हुई, ठीक 15 साल के बाद आज बंगाल की जनता मोदी के साथ खड़ी हो गई है। तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो बात हुई होगी, और ये बात उसी तरफ इशारा कर रही है। ये ध्यान रखिए, बंगाल का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि बंगाल हमें हर हालत में चाहिए था। क्यों? क्योंकि वो हमारी डेमोग्राफी बदल रहा है। झारखंड, बिहार का सीमांचल एरिया, अभी केंद्रीय गृह मंत्री गए थे पूर्णिया, कटिहार, फॉरबिसगंज का जो इलाका है, उसमें 3 रात बिता करके लौटे हैं। बड़ी तेजी से खबर चल रही थी, बल्कि क्वाइट नेटवर्क ने ही बताया था कि हो सकता है कि पश्चिम बंगाल का कुछ इलाका लेकर के और बिहार का कुछ इलाका लेकर के यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया जाए, या अगर यूनियन टेरिटरी में नहीं हो तो वहां पुलिस का कोई ना कोई एक विशेष प्रावधान किया जाए। क्या वो पुलिस स्टेट होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि स्पेशल अटेंशन वहां दिया जाए, और एक नया पोस्ट क्रिएट करके एक नया डीजीपी लेवल का अधिकारी उस पूरे इलाके के लिए, उस जोन के लिए तैयार किया जा सकता है। और वो सीमावर्ती राज्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां आ गई, तो आप निश्चित मान के चलिए कि वो पूर्णिया, कटिहार, फॉरबिसगंज और पश्चिम बंगाल के कुछ जिला लेकर के, जिसमें हो सकता है कि ये जो मालदा डिस्ट्रिक्ट वगैरह है या सिलीगुड़ी है, उस सबको मिला करके कोई एक यूनियन टेरिटरी हो सकता है, बल्कि सिलीगुड़ी ही हो सकता है, और उसकी राजधानी हो सकता है कि सिलीगुड़ी हो जाए। तो एक स्टेट भी बन सकता है या यूनियन टेरिटरी भी बन सकता है। तो एक बात मान के चलिए, अब कम से कम ये जो स्थिति बन रही थी, डेमोग्राफिक परिवर्तन जो हो रहा था, घुसपैठिए आकर के बड़ी संख्या में झारखंड में ट्राइबल पॉपुलेशन में 10% का डिक्लाइन है, जिसका वो कन्वर्जन हो रहा है। एक तरफ क्रिश्चियनिटी का उभार है, एक तरफ कट्टर इस्लाम का उभार है। गांव के गांव परिवर्तित होते जा रहे हैं। तो आप पक्का मान के चलिए कि कन्वर्जन पर तो आने वाले दिनों में
ब्रेक लगेगा। और आज से 4 मई 2026 के बाद जिन्ना का जो भूत कायम था, वो भूत वहां से समझिए भाग गया। अब हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान वाली कहानी आज से खत्म। चैप्टर इज क्लोज्ड। इसीलिए मैंने कहा, मोदी ने जिन्ना का भूत उतार दिया। ममता बनर्जी तो ठीक है, हारी हैं, अभी वो बनी रहेंगी, उनको लड़ना चाहिए, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में उनको लड़ना चाहिए। लेकिन जो असली भूत है, जो इस सब के पीछे, पर्दे के पीछे जो बड़ा षड्यंत्र चल रहा था, उस पर निश्चित रूप से अंकुश लगेगा। आईएसआई, सीआईए, MI6, इस सब की योजना 4 मई के बाद नाकाम हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।